बेटा 2 मिनट वेट कर लेते हैं और भी स्टूडेंट्स ऐड हो जाए फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने वर्टिकल फॉरवर्ड वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन पढ़ा था। आज बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी की। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से समझ में आया था, ठीक है। कल हमने जो वर्टिकल पढ़ा था, वर्टिकल क्या होता है कि जब हम दूसरे प्रोडक्ट लेंथ में या प्रोडक्ट की क्या बोल सकते हैं सीरीज में स्विच करते हैं, ठीक है। बट अगर हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे क्या होता है, हम सेम इंडस्ट्री में ही मूव करते हैं। हो सकता है हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, उसमें हमने कुछ इनोवेशंस करके उसे फर्दर सेल के लिए डाला हो, ठीक है। बेसिकली इस स्ट्रेटजी को मैनेजरियल लेवल पर या नॉर्मल लेवल पर इंडस्ट्रीज इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड में अपनी जो भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको वो मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। सिर्फ इसी ही स्ट्रैटेजी में स्टे करने से इंडस्ट्री क्या करती है, उसकी जो भी मैनेजरियल लेवल या फाइनेंशियल लेवल या टेक्नोलॉजिकल लेवल फंक्शनल जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं इतने सारे वेरियस लेवल्स पर या जो भी कैपेबिलिटीज होती है उन पर वो नॉर्मली सक्सेसफुल वे में कॉम्पीट कर सकती है, ठीक है। एक सिंगल इंडस्ट्री में ही बने रहने से क्या होता है, जो भी फर्म होती है उसकी उस इंडस्ट्री पर कह सकते हैं जो कैप्चराइजेशन होता है या जो होल्ड करने का तरीका होता है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट में को डील करे कि वो ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सके, ठीक है। बाई क्या कर बाई ये भी कि अपने जो भी उसके क्या है कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को पीछे छोड़ के वो आपके ही अपने प्रोडक्ट को आगे से आगे बढ़ सके, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे। तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है हमें कहीं स्विच नहीं करना पड़ रहा है, हम जिस इंडस्ट्री में है उसी में ही है। सपोज अगर हम अपने प्रोडक्ट्स जिस इंडस्ट्री में है उससे, सपोज हमारा कोई एफएमसीजी में प्रोडक्ट है, हम उससे स्विच करके फुटवियर या एप्पल सेक्शन में जा रहे हैं तो हम टोटली इंडस्ट्री मतलब हम एफएमसीजी से डायरेक्ट गारमेंट पर जा रहे हैं या फुटवियर पर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी कुछ कॉस्ट इनकर होगी, तो ये हमें काफी कॉस्टली पड़ सकता है फॉर आर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर फर्म। तो ऐसे केस में अगर हम सेम इंडस्ट्री में ही मूव करेंगे तो जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा वो काफी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इंक्रीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माने हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, इससे क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। मींस अगर हमारा ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है, हम उसमें कुछ चेंजेस करके कोई अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर ला रहे हैं मार्केट में, तो उससे हमारा जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है और जो नया आ रहा है उसके बीच क्या होगा, एक डिफरेंशिएशन मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी होगी उस पर इम्पैक्ट आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेप्लिकेटिंग द बिजनेस मॉडल। रेप्लिकेटिंग द बिजनेस मॉडल मीन्स हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसे हम और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। या उसी प्रोडक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, उससे जो कंबाइंड हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम सेल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सबको करने से क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा ओवरऑल वही इंक्रीज करेगा, हमारा प्राइस भी हम इंक्रीज कर सकते हैं या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं अगर इन केस हमारी कॉस्ट कुछ बढ़ रही है तो उस कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए हम अपने प्राइस में थोड़ी बहुत शफलिंग कर सकते हैं। थोड़े बहुत शिफ्ट अगर हम करें तो वो हमारे कॉस्ट में जो हम इंक्रीमेंट या प्राइस में जो हम इंक्रीमेंट करेंगे उससे हमें फायदा कहाँ पे मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड बार्गेनिंग पावर। इंक्रीज बार्गेनिंग पावर से हमारा मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज क्या होती हैं
कि वो सप्लायर्स को अपने या बायर्स को क्या करती हैं, अलाउ करती हैं फॉर टू बार्गेन। उससे क्या होता है, जो भी उनके सप्लायर्स या बायर्स पर एक्सपेंसेस निकल रहे होते हैं उसको वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए, इस हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से जो भी फर्म होगी उसकी बार्गेनिंग पावर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, हमने कल भी बताया था प्रोज और कॉन्स पैरेलल में चलते हैं। दैट मीन्स अगर किसी चीज से 10 फायदे होते हैं तो ऑल्दो 2 ही नुकसान हो, बट लॉस भी साथ ही साथ चलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो भी हमारे पास 3 डिसएडवांटेज हमें दिख रहे हैं, जो उसमें सबसे पहला हमें डिसएडवांटेज दिख रहा है वो क्या है कि मर्जर और जो एक्विजिशंस होते हैं वो जनरली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। मींस क्या होता है, सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील कर रही है, ठीक है, एफएमसीजी इंडस्ट्री में। कोई दूसरी कंपनी भी एफएमसीजी इंडस्ट्री में आई, तो लेकिन ऐसा कहें कि कुछ ऐसा रहा कि जो नई न्यू एंट्रेंट कंपनी थी उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया, कोई भी प्रॉब्लम, जिसके चलते वो अपने को क्या कर रही थी, अपनी फर्म को डिसॉल्व करने की या पूरा वाइंड अप करने की कोशिश में थी। तो ऐसे केस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसने क्या किया कि उस फर्म को अपनी फर्म में मर्ज कर लिया। इससे क्या हुआ, उनके पास कैपिटल स्ट्रक्चर जो उनका था वो इंक्रीज हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ, मे बी जो भी नई कंपनी हो उसमें जो भी उनको स्किलफुल एक्सपर्टीज मिल रहे होंगे वहां से उनका वो एक्सपर्ट स्किलफुल डिसीजन सामने आएगा। तो ये सारी चीजें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है वो परसू होता है किससे, मर्जर और एक्विजिशन से। ठीक है, तो एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है या एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, जिसके चलते क्या होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मर्जर और एक्विजिशन ऑलवेज क्रिएट वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली रियल टाइम में क्या होता है, रियलिटी ये होती है कि समटाइम्स और मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, दे डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ऐसे केस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को ज्यादातर अगर सही तरीके से या विद प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉलो ना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये लॉस के लिए भी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, अंदर प्रॉब्लम विद हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज when a company uses it to become a dominant industry competitor and attempt to keep using the strategy to grow even larger, brings a company into conflict with the antitrust law. Antitrust authorities are concerned about the potential for abuse of market power. They believe that more competition is generally better for consumers than less competition. नेक्स्ट क्या है कि अगर हम सेम ही फर्म में या सेम ही इंडस्ट्री में डील करते रहेंगे तो इससे एक ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि इससे हमारा क्या होगा, कंपटीशन जो होगा वो कम हो जाएगा। और ऐसे केस, और ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर यूजफुल या फ्रूटफुल या प्रॉफिटेबल वहां पे होती है जब ज्यादा या मोर कंपटीशन टेक प्लेस इन कंपैरिजन टू लेस कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कई बार कंपनीज या फर्म्स को फेल्योर फेस करना पड़ता है इन द केस ऑफ एंटिसिपेशन और फोरकास्टिंग, कि वो अपने गेन्स या प्रॉफिट्स को लेके जो उनका एंटिसिपेशन होता है वो कहीं ना कहीं अप टू मार्क नहीं होता है। इससे क्या होता है, जो उनका एक सिनर्जी क्रिएशन होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या किस पर, प्रोडक्ट किस पर, बोलो, और किस पर इफेक्ट आएगा, प्रोडक्शन पावर पर भी तो इफेक्ट आएगा, तभी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमारी थी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट है हमारी डाइवर्सिफिकेशन। कहा नहीं जाता है कि इस चीज को डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफाई का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक्सपैंड करना। अगर हमारी फर्म किसी एक फील्ड में है या किसी एक इंडस्ट्री में, हम क्या करेंगे, अगर इफ वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी और कैपिटल टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, then we'll go for diversification, or we can say that we want to expand firms in the form of diversification.
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम ऑपरेशंस होते हैं, वी कैन ऐड मार्केट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू अप्लाई डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि फर्म को ग्रोथ प्रोवाइड कराना, कैसे, टू अचीव न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, और क्या, टू अचीव न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। मीन्स आपकी जो, सॉरी बच्चों, जो भी आपकी प्रोडक्ट लाइन है वहां पे आप नए से नए या और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट कर रही हैं, या प्रीवियस टाइम में भी बात किया जाए तो बहुत से प्रीवियस टाइम से ज्यादा एग्जांपल निकल आएंगे कि जो, जैसे अब अगर हम बात करें आईटीसी, आईटीसी फर्म का नाम सबने सुन रखा होगा, इंडियन टबैको कंपनी। ये जनरली क्या थी, इसके कुछ ही एक प्रोडक्ट थे, वो जनरली दूसरे फील्ड के थे। बट जब बाद में इसने अपना डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया तो ऐसे केस में ये होटल इंडस्ट्री में भी गई, आईटीसी के होटल्स भी होने लग गए, और आईटीसी ने अपना एक अलग ब्रांड किया जो जनरली स्टेशनरी या पेपर या पैकेजिंग से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा यही कहलाता है कि हम एक प्रोडक्ट को तो सेल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपनी फर्म को एक्सपैंड करने के लिए अदर फर्म्स, अदर कंपनीज या अदर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, हम अपनी अदर प्रोडक्ट लाइन पर स्विच कर रहे हैं। ठीक है, इसी में एलएनटी की बात करें, एलएनटी हमारी क्या होती है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। ये पहले क्या था, बोलो, एलएनटी पहले क्या थी? ये पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करते थे, बाद में इन्होंने अपने उस प्रोडक्शन को और ज्यादा एक्सपैंड किया, तब ये सीमेंट इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शिपिंग, इन सब तीनों में ही चले गए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, कोई भी फर्म ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर को कैप्चर कर सकती है। कैसे? नेक्स्ट है, अब हमारा है डाइवर्सिफिकेशन के फीचर्स। लेकिन एक चीज और है कि जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है उसके, जैसे अभी हमने इंटीग्रेशन के टाइप पढ़े, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फॉरवर्ड, वर्टिकल बैकवर्ड, सेम उसी तरीके से जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि कंपनी in this type of diversification, a company expands into a related industry, one having synergy with the company's existing lines of business, creating situation in which the existing and new line of business share and gain special advantages from commodities. Means क्या है कि इस टाइप की स्ट्रैटेजी में या इस टाइप की जो भी ये है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहे, इसमें क्या होता है, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस होता है उसमें फर्म क्या करती है, और ज्यादा अप्रोच करके या और ज्यादा क्या करके, कोशिश करके सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट करके अपना जो भी बिजनेस लाइन होती है उसमें और ज्यादा लाइंस को ऐड करने की या शेयर करने की कोशिश करती है, जिससे जो भी उसकी फर्म है, मीन्स जो भी एग्जिस्टेड फर्म है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को ऐड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन था। अब ये जो हमने अभी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा, इसमें देखो बच्चों एक बार फिर से बताएं, ये जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज है बहुत ही क्या कहा जाए, वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हर एक एक स्ट्रेटजी के बहुत बहुत सारे टाइप्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी है कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ अगर पढ़ते चलोगे तो तुम लोगों को बोर नहीं होगा।
ठीक है। और तुम लोगों को एक एक स्ट्रेटेजी को अगर विद एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे तो शायद हम उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी गेन कर पाए, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, फोकस ऑन इंटरनल डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है, इसका मेन पर्पस या मेन फोकस क्या होता है कि जो भी हमारी फर्म है उसके हम इंटरनल डेवलपमेंट पर मेन फोकस कर सके, क्योंकि अगर इंटरनली फर्म फुली डेवलप्ड है तभी शायद कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल वे में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, ठीक है। इसी में ही और क्या क्या इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए फर्म को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट एंड अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और स्किल। इसका मतलब क्या है कि फर्म को अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी या उस स्किल पर ध्यान देना चाहिए जो कि फर्म जिसका यूज फर्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। शायद इसी वजह से प्रोडक्ट का जो सेटअप हो या डिजाइनिंग हो डिफरेंट वे में कर सके और हमारा प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं उसमें हम कुछ की वैल्यू ऐड करके या कुछ इनोवेटिव और चीजें ऐड करके हम उससे नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का स्टार्टअप कर सकते हैं या और उन्हें जनरेट कर सकते हैं। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है हमारी फर्म के इंटरनल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, डेवलप एंड कमर्शलाइज न्यू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारा है कि हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और कमर्शलाइज कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, जिससे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट्स को अगर हम अपने फर्म में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, उससे जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली कह सकते हैं वो कैपेबिलिटी बढ़ेगी ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट से, बट स्टिल हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने और ज्यादा प्रोग्रेस करके और नए से नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इससे हमारा क्या होगा, जो हमारी फर्म का ब्रांड नेम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब अगर फर्म का ब्रांड नेम इंक्रीज होगा तो और क्या होगा उससे, ऑब्वियसली जो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्ट है, फर्म कोई भी कस्टमर है हमारा वो उन प्रोडक्ट के नाम से हमारी फर्म को जानता है, तो ऐसे केस में कंज्यूमर के माइंड में अवेयरनेस बहुत जल्द से जल्द होगी। विद इन वेरी लेस टाइम कंज्यूमर विल बी इजिली अवेयर अबाउट आर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वायर न्यू बिजनेस। हम क्योंकि इंटरनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो हम अपनी फर्म में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है हमारा बिजनेस, हम उसमें इंप्रूव करके हम नए बिजनेस पे भी स्विच कर सकते हैं बाई मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग बिजनेसेस। हम क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को म्यूचुअल वे में और क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें जो भी हमारे फर्म के लिए पोटेंशियल या क्लोजेस्ट बिजनेस आइडियाज निकल के आ सकते हैं वेरियस, उनको हमें यूज करना होगा। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा अपनी R&D टीम पर ध्यान देना होगा या R&D डिपार्टमेंट पर। क्यों, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के एंड से ही हमारे लिए जो भी पोटेंशियल वेज होते हैं वो वहीं से निकलकर सामने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग द कॉम्पिटेंस हार्ड टू इमिटेट एंड ड्यूरेबल। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, मींस वो सारी स्किल्स या वो सारी एक्टिविटीज जिनके थ्रू हम अपने फर्म के प्रोडक्ट पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्म को डिस्टिंक्टिव या वेरियस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को यूज करना होगा बाय using our own optimum by using our scarce resources in a very optimum way, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग मैनेजरियल फिट। इंश्योरिंग मैनेजरियल फिट मींस ये सब देखो हमने बार बार बोला है, जब से सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन होता है वो बेसिकली टॉप लेवल के एंड से होता है, ठीक है। बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो मैनेजरियल लेवल एंड से नेक्स्ट लेवल पर वो फॉरवर्ड होता जाता है। बट उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी फर्म डाइवर्सिफाइड वे में या डाइवर्सिफाइड वे में कहें या कि और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के थ्रू नए नए फर्म्स को या नए नए प्रोडक्ट्स या नई नई इंडस्ट्री को में क्या करे, इंट्रोड्यूस करे या एंटर करे, उसके लिए हमें मैनेजरियल लेवल पर हमारी फर्म को बहुत ज्यादा फिट होना होगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनेजरियल लेवल पर ही अगर हमारी फॉर्म फिट होगी तो शायद टेक्निकल नॉलेज या मार्केट रिलेटेड नॉलेज या जो कुछ भी हमारी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज है वो सब हम जल्द से जल्द और बहुत ही कम टाइम लिए हुए डील कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, अभी हमने कंसेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन अब तक पढ़ रहे थे। अब इस कंसेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा, एक सेकेंड बच्चों, वेट अ मिनट। सबसे पहला है हमारा मार्केटिंग रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। मार्केटिंग रिलेटेड मींस जब हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लाइक हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऑल गुड हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। टेक्नोलॉजी रिलेटेड मींस क्या होगा? अच्छा, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड में नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी रिसर्च डेवलपमेंट टीम के थ्रू की हेल्प से क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के टाइप्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट और रिलेटेड टेक्नोलॉजी में भी एंटर करके उनसे न्यू एग्जिस्टिंग या इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या उनका भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमने मार्केटिंग अलग पढ़ा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन अलग पढ़ा, बट अब हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी दोनों को ही रिलेट कर रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं टू आवर कस्टमर्स। ठीक है, with the help of marketing strategy as well as technological strategy या टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। ऐसे केस में हमें क्या होता है कि जो भी हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, तो ऐसे केस में हमें क्या होता है कि जो भी हमारी ये रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो भी सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको हम इस टाइप से करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो उसकी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी वाइज और मार्केटिंग वाइज वो इस तरीके से हो कि वो जल्द से जल्द अपने ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, कस्टमर को डील कर सके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट्स या कौन कौन से एडवांटेज मिल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? टू काउंटरैक्ट साइकिल ट्रेंड मींस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं ना कि हमारी ट्रेड साइकिल में मींस हमारा बिजनेस बहुत हाई है फिर सडनली हमारा बिजनेस बहुत लो हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हम ट्रेड साइकिल के यूज के थ्रू या साइक्लिकल ट्रेंड के यूज के थ्रू भी हम अपनी फर्म में या अपनी कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग के फ्लो को और स्मूथ करके क्या हो रहा है, क्या कहा हमने कि अर्निंग के फ्लो को और स्मूथ करके बोलो आगे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको हम उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस कैश फ्लो। एक्सेस कैश फ्लो मींस हम एक ही प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट वेरियस प्रोडक्ट्स लेकर हम बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम तो नेक्स्ट है हमारा एक्सेस कैश फ्लो। एक्सेस कैश फ्लो से हमारा क्या मतलब हो सकता है कि हम हमारा प्रोडक्ट एक फील्ड में सही है, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम और भी फील्ड्स में स्विच करें, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम जितने फील्ड्स में स्विच करेंगे वहां से हमें उतने ही कैश फ्लोज जनरेट होते जाएंगे। तो एक सबसे ज्यादा एक जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि जो हमारा कैश फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सैचुरेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। सैचुरेशन मीन समझते हो, जब एक टाइम के बाद आके डिमांड कुछ कुछ कम होने लगती है, ठीक है, मीन्स वो उस प्रोडक्ट के लिए सैचुरेटेड पॉइंट होता है, ठीक। तो हमारा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केट का सैचुरेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं, किसमें, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में। कैसे ले सकते हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल एक्सपर्टीज। अगर हम अपनी फर्म को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मैनेजरियल लेवल के लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि उनका काम क्या होता है, अपने लेवल पर भी वो काम करते हैं, साथ ही साथ ऑपरेटिव लेवल स्टाफ का भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमें सबसे पहले अपने मैनेजरियल एक्सपर्टीज को भी दिमाग में रख के काम करना होगा। नेक्स्ट है कंबाइनिंग द वैल्यू चेन। जो भी हमारे प्रोडक्ट को लेकर वैल्यू चेन एनालिसिस है, उसको हम क्या करें, कंबाइन करके काम करें, तो शायद हमारा कम से कम टाइम स्पेंड हुए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाएगा, हम वैल्यू चेन्स को ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जो हमारे प्रोडक्ट की लाइन है वो कहीं और ज्यादा डाइवर्सिफाई होकर और लंबी होगी। नेक्स्ट है लीवरेजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स। फर्म क्या करती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स अपने लिए क्या करती है, लिवरेज करती है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम को ही कैप्चर करती है, जिससे जो भी उसके मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता रहे और साथ ही साथ कस्टमर्स की लॉयल्टी भी बनी रहे या फेथ भी बना रहे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटीज। जब हम एक ही कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाइवर्सिफाइंग बिहेवियर, डाइवर्सिफिकेशन बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं। उससे जो भी हमारी फर्म की कैपेबिलिटीज होंगी वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इससे क्या होगा, ज्यादा कैपेबिलिटीज स्ट्रांग होगी, दैट मीन्स फर्म अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अल्टीमेट जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारा था रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा अनरिलेटेड। अनरिलेटेड में क्या होता है, हम उन सारी एक्टिविटीज को एक साथ मर्ज करते हैं या एक से ज्यादा बिजनेस को जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, इसे हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक आईटीसी का ही लेटेस्ट दे रखा है। आईटीसी का लेटेस्ट नहीं है तो बहुत पुराना, बट ये बेस्ट एक एग्जांपल है जिसको हम कोट कर सकते हैं। लाइक आईटीसी क्या थी, एक सिगरेट कंपनी थी जिसने बाद में अपना डाइवर्सिफिकेशन किया और वो एंटर कर गई होटल इंडस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो अगर देखा जाए अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी बेसिकली हमारे प्रॉफिट पाथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, फीचर्स क्या हो सकते हैं, एक्विजिशंस ओवर इंटरनल डेवलपमेंट। फर्म को इंटरनल लेवल पर डेवलप करने के लिए फर्म क्या करती है, एक्विजिशन, इंटरनली ही एक्विजिशन का रोल प्ले करती है, मींस जहां जो जरूरत होती है उस चीज को किसी और भी यूनिट में मर्ज कर लिया जाता है फॉर इंक्रीजिंग मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। और क्या क्या फीचर हो सकते हैं, अटेम्प्टिंग टू बीट द मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, हम एक इंडस्ट्री में थे, उससे हम नेक्स्ट इंडस्ट्री में एंटर करने की ट्राई के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए ही हो तो हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि कॉन्ग्लोमेरेट जो डाइवर्सिफिकेशन होता है या अनरिलेटेड, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, स्प्रेडिंग बिजनेस रिस्क अक्रॉस मल्टीपल बिजनेसेस। हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस रिस्क को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस हमने ओपन किए सबसे। तो उससे क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, एक ही तरफ ज्यादा रिस्क पड़ने से बेहतर है हमने रिस्क को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया, कई जगहों पर स्प्रेड करने से हमें क्या फायदा हुआ कि जो हमारा रिस्क था उससे क्या हुआ, जो इससे मे भी हो सकता है रिस्क को हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके बाय स्प्रेडिंग द रिस्क। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। जो भी हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटिंग कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। हम अपने बिजनेस को अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं,
जो भी हमारे अवेलेबल कॉर्पोरेट रिसोर्सेज हैं या हमारी मैनेजमेंट की जो भी कैपेबिलिटी है उसको हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अचीविंग हायर ग्रोथ रेट। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारा ग्रोथ रेट होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेल ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की ओर क्या कर सकती हैं, पुश कर सकती हैं, उनको भी हम अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अचीविंग डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माने हम क्या कर सकते हैं, बस 5 मिनट और कि हम वेरियस इंडस्ट्रीज में हैं, हर एक इंडस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरियस स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके हम अपनी फर्म पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें ये प्रॉफिट होगा कि जो भी हमारे बेसिकली क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर हम क्या कर सकते हैं, उनके अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा के उनको हम बीट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंप्रूव होगा, जो हमारी अर्निंग का प्राइस पर हमारी अर्निंग है उस रेशियो को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय अचीविंग मोर प्रॉफिट। और एडवांटेजेस डाइवर्सिफिकेशन के क्या हो सकते हैं, जो हमारे रिस्क होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अपने रिस्क को ऑलरेडी स्प्रेड कर रखा है अमंग आवर डिफरेंट अवेलेबल बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। हमने रिस्क को स्प्रेड किया है, दैट मीन्स रिस्क हमारा कम होगा तो हमारा रिटर्न पैरेलल में ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे बेसिकली एडवांटेज बहुत सारे हैं, साथ ही साथ हमारा क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिसएडवांटेज क्या है, पहला है हमारा ओवर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस में अपने हाथ पैर फैला रहे हैं, उससे हमें क्या होगा, हमें उतना ही अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक्सपर्टीज डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज हमारे बिजनेस क्या हो सकते हैं, लॉस की ओर भी जा सकते हैं। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, जरूरी नहीं है कि हम जिन जिन बिजनेस में स्विच कर रहे हैं वहां से हमें एक्सपर्टीज डिसीजन ही मिले, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज लेवल पर लैक भी कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर हो सकती है क्योंकि हम मल्टीपल बिजनेस में स्विच कर रहे हैं। नेक्स्ट रिड्यूस्ड इनोवेशन, हम बहुत ज्यादा बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं इनोवेशन के पार्ट पर पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे, डिसएडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स कल हम इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार इसका रिव्यू ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो रिवीजन के पार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार खुद से भी रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चों, और अच्छे से ध्यान दो क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम में अपीयर होना है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड पर ध्यान दो, लाइन बाय लाइन एक एक चीज अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कॉल करो या मैसेज करो। ठीक है, ओके बच्चों। मैम ऑफलाइन एग्जाम होंगे ना हम लोगों के? हाँ बेटा, वो ऑनलाइन बता रहे थे लोग। बेस्ड होगा। जी जी, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू। थैंक यू। ओके बेटा।